Hello everyone, I am Advocate Naresh Sharma and here to discuss with you a very important judgment of the इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहब का एक ऑर्डर जो आम आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली तब जब आम आदमी को जो थाना और चौकी पर रहने वाले जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं डरा धमका करके एफआईआर का डर दिखा करके उनसे पैसा हटते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स आर नॉट टू हेल्प द पीपल बट टू एक्सटॉर्ट द मनी। जो एफआईआर का डर दिखा करके व्यक्ति से किसी भी हद तक पैसा खींच सकते हैं या पैसा ले करके एफआईआर लिख सकते हैं। आप 10-20-50 हज़ार रुपये दीजिए और एफआईआर लिख ली जाती है उन मैटर्स में जिनमें नहीं लिखनी चाहिए। तो इन सारे मैटर्स से रिलेटेड ये जजमेंट है, ये ऑर्डर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई कॉमन पीपल हैं, टीचर हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, एडवोकेट हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, एक जजमेंट था, जिसका आप अगर डिटेल चाहेंगे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 528 जो BNSS है उसमें 596 2026 का ये केस था। केस है आपका अनिरुद्ध प्रसाद बनाम अनिरुद्ध तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। इसमें आदेश पारित हुआ था 25 फरवरी 2026 को। मामला ये था कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट में पुलिस ने एफआईआर लिख ली और एफआईआर लिखने के बाद व्यक्ति होता क्या है, अरेस्ट होकर के और इनको जेल भेज दिया जाता है। और व्यक्ति जब भी एफआईआर लिख ली जाती है तो ऐसे समझिए कि आपको इस धरती पर रहते हुए ही नर्क की आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और उसी नर्क का भय दिखा करके पुलिस आपसे पैसा ऐंठती है। तो जैसे कि पुलिस एफआईआर लिख लेती है और उसके बाद में आम आदमी परेशान होता हुआ फिरता है और ऐसे बहुत सारे केसेस बहुत सारे केसेस जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में पहुंचते हैं 528 के। क्या है 528? 528 BNSS इलाहाबाद हाई कोर्ट को या किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसको ये पावर देती है कि अगर उनको ऐसा लगता है हाई कोर्ट को कि एफआईआर को कैंसिल या क्वैश कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। अब क्योंकि आम आदमी जब परेशान होता है तो अल्टीमेटली जब उसको डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में हेल्प नहीं मिलती, उसकी एफआईआर क्वैश नहीं होती, तो फिर जो है वो हाई कोर्ट जाते हैं और वहाँ से उनकी एफआईआर को क्वैश कर दिया जाता है। पहले इसके लिए सेक्शन 482 हुआ करता था सीआरपीसी का, तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर सकता था। जब इस तरह के बहुत सारे केसेस की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की नज़र में आई तो उन्होंने इस केस में जजमेंट पास किया और यूपी पुलिस को यह आदेश दिया कि ये जो केसेस लिखे जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, एफआईआर लिखी जा रही हैं, जिनमें एक्चुअली पुलिस एफआईआर लिख ही नहीं सकती और आम आदमी को कुचला जा रहा है पुलिस के ऑफिशियल्स के द्वारा, तो इस पर पुलिस के हायर अथॉरिटीज को डीजीपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, जितने भी जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको एक्शन लेने की जरूरत है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और ऑर्डर में यह कहा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं वो एक लिस्ट बनाएं कि ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर नहीं लिख सकती। डायरेक्ट क्या नहीं लिख सकती? एफआईआर नहीं लिख सकती। और वो लिस्ट सारे के सारे अधिकारियों को भेजी जाए, उसका एक ऑर्डर भेजा जाए कि किन किन मैटर्स में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अब चलते हैं हम उस लिस्ट पर। ये आप यहां पर देखिए एक लिस्ट, ये लिस्ट है आपके पास में, ये रही, ठीक है। विशेष अधिनियम जिनमें माननीय न्यायालय में परिवाद दाखिल किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है। मींस ये वो केसेस हैं जिनमें पुलिस एफआईआर डायरेक्टली नहीं लिखती है, बल्कि आपको कोर्ट में जाना होता है। कोर्ट में जाकर के अपना वाद, अपना सूट, अपना केस रजिस्टर कराना होता है एडवोकेट के थ्रू और तब आपका केस आगे बढ़ता है। जबकि पुलिस क्या कर रही थी?
कि मामला कैसा भी आ जाए, बस जेब में पैसा डाल दिया जाए या फिर कहीं से दबाव आ जाए, तो थाने पर बैठ करके एफआईआर लिख ली जाती थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब एक लिस्ट बताई और पुलिस ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर के एक लिस्ट बनाई, तो वो लिस्ट ये है, इन कानूनों के अंदर पुलिस डायरेक्टली एफआईआर नहीं लिख सकती। और एक्चुअली में ये कौन से मैटर्स हैं? मोस्टली छोटे छोटे मैटर्स होते हैं जिनमें आम आदमी को डर दिखा करके पुलिस एफआईआर का डर दिखा करके पैसा ऐंठती है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हो गया, घरेलू झगड़ा आपस में जो होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसमें सेक्शन 138 का केस डाल दिया जाता है। मीन्स आपने किसी से पैसे लिए, उसने पैसे वापस नहीं किए, आप पुलिस अथॉरिटीज के पास पहुंच जाते थे और उसको दिए कुछ पैसे और दरोगा एफआईआर लिख देता था। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, पीसीपीएनडीटी जिसको बोलते हैं, जिसमें गर्भ निर्धारण से जो गर्भ निर्धारण हो जाता है उसके बाद में अल्ट्रासाउंड करवा के पता कर लेते हैं कि बच्चा है, मीन्स लड़का है या लड़की है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के केसेस हो गए। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट हो गया, चाइल्ड लेबर का हो गया, एयर जो पॉल्यूशन का है, वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का एक्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है, जिसको हम पॉशबो जो है जब कंपनी वगैरह में कहीं काम करते हैं तो उसके अंदर के जो मैटर होते हैं, लड़कियां कई बार आरोप लगा देती हैं कि मेरे साथी कर्मचारी ने मेरे साथ में कुछ जो है ईव टीजिंग की या कुछ छिड़खानी की। वाटर का प्रिवेंशन एक्ट हो गया, केबल टीवी वाला हो गया, फेमा एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इंसेक्टिसाइड का हो गया, नोटरीज का एक्ट हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरर्स एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एक्ट हो गया, फूड सेफ्टी का हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, उत्तर प्रदेश शुगर कैन, फायर प्रिवेंशन, डाउरी के कुछ सेक्शन जिसमें सेक्शन 7(1)(b) ये वाला जो केस है, और स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट। ठीक है, अब आप समझिए पूरी कहानी क्या है। ये वो कानून है जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, बल्कि आपको कहाँ जाना होता है? आपको जाना होता है कोर्ट। ठीक है, आपको कोर्ट में जाना होता है और वहां पर आपकी एफआईआर रजिस्टर होती है। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? अपने पास आया कोई व्यक्ति, या तो पैसे दिए या किसी मंत्री का फोन आ गया और एफआईआर लिखी और व्यक्ति से पैसा लूटना शुरू। हालांकि इन मैटर में पुलिस को ये क्लियर पता होता है कि ये जो हम एफआईआर लिख करके किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में एफआईआर लिख रहे हैं, कोर्ट में इनमें बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, और कोर्ट ऐसे मैटर्स में पुलिस की रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं कोर्ट, और अल्टीमेटली जो अक्यूज्ड है उसका लाभ हो जाएगा। मीन्स जिस पर आरोप लगे हैं, जो अक्यूज्ड है ना, जो अक्यूज्ड है उसको क्या होगा? उसको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि बाद में वो छूट जाएगा, कोर्ट उसको बरी कर देगा, उसको छोड़ देगा। लेकिन पुलिस की जेब में तो पैसा पहुंच गया। अच्छा, होता क्या है, कई बार पुलिस ऑफिशियल्स से लोग डर जाते हैं, बोला अरे यार पुलिस को पैसा दे दो तो ये नाम वाम निकाल देगी या कुछ भी कर देगी, तो यही पैसा दे करके रफा दफा। एक्चुअल में पुलिस को जब भी आप पैसा देते हैं, आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता वो, बस पुलिस कुछ समय के लिए आपको खुश कर देती है, 10-5 दिन या तो अरेस्ट को डिले कर देगी, बस इसी तरीके के मैटर्स कर सकती है। तो अब ये जो जजमेंट है, ये जो ऑर्डर है ना, इसके बेसिस पर आप ये जान लीजिए कि मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, आम आदमी की भाषा में, आपका आपके पड़ोसी से छोटा मोटा विवाद हो गया, पति पत्नी का झगड़ा हो गया, मीन्स पति पत्नी का झगड़ा, देखो जो सेक्शन 81 से लेकर के एक सेकंड रुकिए, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जो बीएनएस का सेक्शन 81 से 84 तक का जो जितने भी केसेस होते हैं जिसमें पति पत्नी के बीच के विवाद होते हैं कि पति ने दूसरी शादी कर ली, है ना, या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, या पुरुष ने किसी के ये कहा कि भाई मैं आपसे शादी कर लूंगा और फिर उसके बहाना बना करके सेक्सुअल रिलेशंस बनाता रहा, तो कई बार महिला आरोप लगा देती हैं कि भाई मेरा इन्होंने शारीरिक शोषण किया, मुझको बहका करके कि भाई मैं आपसे शादी कर लूंगा। या पत्नी किसी दूसरे के साथ चली जाए, पति किसी जो है किसी और के साथ में शादी कर ले या करने का बहाना बनाए, या झूठ मूठ की शादी कर ले। ऐसे जो मैटर्स हैं
तो एक्चुअल में होता क्या है, ये मैटर जाने चाहिए लोकल जो फैमिली कोर्ट होता है उसके पास में, लेकिन जैसे ही आप पुलिस के पास पहुंच जाते हैं तो आपका जो केस है, जो परिवार है, आपका पति पत्नी का रिश्ता है जो चल सकता था, मीन्स वो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता था परिवार के साथ बैठ करके, है ना, या जो जित रिश्तेदार हैं उनके साथ बैठ करके जो डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता था, उसको भी पुलिस में एफआईआर करवा करके या पुलिस को उसमें इन्वॉल्व करके आप पूरे रिश्ते को खराब कर लेते। तो ऐसे बहुत सारे मैटर्स, चाहे वो पैसे के लेन देन का हो गया, व्यापार का हो गया, है ना, जो है इंडस्ट्री के आपस के डिस्प्यूट्स हो गए, तो जो सिविल नेचर के मैटर हैं उनको क्रिमिनल नेचर का बना करके पुलिस क्या करती, डरा धमका करके आपका एफआईआर दर्ज करके जो पारिवारिक रिश्ते हैं उन सब में जहर डाल देती। जब इस तरह के केसेस की संख्या बढ़ी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें ऑर्डर्स दिए और ऐसे कानूनों की लिस्ट बनवाई और कहा कि आप पुलिस के सारे ऑफिसर्स को ये लिस्ट भेजिए कि इन केसेस में, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी, ये जो लिस्ट है आप देख लीजिए एक बार, ये जो लिस्ट है, इन केसेस में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर ना लिखे। और देखो मैं आपको इसमें भी दिखाऊंगा, है ना, यहाँ क्या कहा है, एक जजमेंट देखिए आप, इसमें एक कुछ लाइंस देखिए आप, यहाँ क्या कह रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह मत व्यक्त किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के कतिपय श्रेणी के अपराधों का संज्ञान पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रस्तुत परिवाद के आधार पर ही लिया जा सकता है। मींस आप जब कोर्ट में जाकर के केस दर्ज करवाओगे तभी होगा। माननीय न्यायालय ने इस संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मीन्स 219, 220, 221 इसमें संदर्भित किया है कि जिसके अनुसार विवाह संबंधी अपराधों, ये सेक्शन 81 से 84 तक, या मानहानि का केस हो गया, इन पर अपराधों में परिवाद के आधार पर ही संज्ञान लेने की व्यवस्था है। मींस ऐसे मैटर में अगर पुलिस कोई रिपोर्ट लिख करके कोर्ट के पास भेजती है तो कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। मींस पुलिस आपको एक्चुअली में इन मैटर्स में जबरदस्ती डरा धमका करके पैसा वसूल लेती है, जबकि कोर्ट ऐसे मैटर्स को पुलिस के थ्रू सुनता ही नहीं है। अगर आपको समझ में आया हो तो मींस इन मैटर्स में यदि आपका परिवार का विवाद है, आपका चेक बाउंस का विवाद है, तो आपको कोर्ट में जाना है, ना कि पुलिस में। बात समझ में आ गई होगी आपको कि पुलिस अगर कोई एफआईआर रिपोर्ट लिख करके और उस केस को कोर्ट तक पहुंचाती है तो उस पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेगा। आपको क्या करना है, आपको कोर्ट पहुंचना है अपने वकील साहब के थ्रू। पुलिस को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है, एक पैसा आपको नहीं देना है, चाहे वो आपको कितना भी डराएं धमकाएं। अच्छा, अब अगर इसके बावजूद भी देखो ये ऑर्डर्स तो कैसे हैं, अच्छे हैं, डीजीपी साहब ने इसमें बहुत अच्छी पहल ली है कि आम आदमी को इस टॉर्चर से बचाया जा सके, है ना, लेकिन ग्राउंड पर ये कितना इंप्लीमेंट होगा। एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि जिन लोगों को अपने अधिकारों को, कानून का पता नहीं होता, एक्सटॉर्शन या टॉर्चर उन्हीं का होता है। जब आपको ये चीजें पता होंगी और आपकी अपोजिट पार्टी थाने पहुंच जाती है और वहां के किसी दरोगा से, एसएचओ से फोन करवा देती है आपको कि हाँ भाई थाने आ जाओ, जबकि आपका मैटर कैसा है, फैमिली का मैटर है। आप फोन पे डर जाते हो, ओहो मेरी पत्नी तो थाने पहुंच गई, मेरा पति तो थाने पहुंच गया, या जिससे मेरा व्यापार का लेन देन था मैंने उसको 5 लाख रुपए वापस नहीं किए, ये तो थाने पहुंच गया। अब वहां क्या होगा, आप थाने पहुंच जाएंगे, अब दरोगा, एसएचओ जो भी हैं फिर वहां बैठ करके क्या करेंगे, फिर आपसे डील करेंगे, हाँ भाई देख ले एफआईआर लिख रहा हूं, इसके पैसे वैसे दे दे, या इसकी प्रॉपर्टी वाला ये काम कर दे, या पति पत्नी का मैटर है तुम इसको जो है पति की बात मान लो या पत्नी की बात मान लो। आप डर करके वहां पैसा दे करके चले आते हो। आपको लगता है कि ओहो पुलिस ने हमारी बात सुन ली, यार पुलिस ऑफिसर बड़ा अच्छा था, 10-20-50 हज़ार रुपये लेकर के उसने हमारा काम कर दिया और हमको उसने अरेस्ट नहीं किया। एक्चुअल में उसने आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपका अधिकार था, क्योंकि ये जो मैटर्स हैं मैंने अभी आपको बताया, जो मींस परिवार से रिलेटेड हो गए, सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, इन मैटर्स में पूरी आपको लिस्ट भी दिखाई है मैंने, देख लो, फिर से देख लो आप, इसकी आप लिस्ट निकाल लेना, मैं आपको जो है पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। ये अभी तक जो लिस्ट है
ये टोटल कितने की है? 31 एक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको पुलिस के पास जाकर के पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी से धमकी में आने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने एडवोकेट के पास और अपने मुद्दे को कोर्ट से सॉर्ट करवाइए। और अच्छे भले रिश्तों को, चाहे वो आपके व्यापारिक रिश्ते हों, दुकानदारों के, व्यापारियों के, या आपके परिवार के रिश्ते हों, भाई भाई के, पति पत्नी के, ठीक है, कैसे भी हों, इन मैटर्स में आप पुलिस को इन्वॉल्व ना करें, वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि कानूनी रूप से वो बाध्य है। फिर भी अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई देता है कि पुलिस इन केसेस में एफआईआर का आपको डर दिखाती है, कुछ भी करती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कोर्ट पहुंच जाइए, वकील साहब की हेल्प लीजिए, वो सब कुछ करवा देंगे आपका। तो मेरा यहां पर जो पर्पस था वो आम आदमी को ये बताना था कि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर जाकर के इस ऑर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। मैं इसको अटैच भी कर दूंगा अपने इस वीडियो के लिंक में, तो आप इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और वहां से पढ़ करके आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक जो मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डर भय को निकाल सकते हैं। और फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सजेशन दूंगा कि जिन मैटर्स को आप परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठ करके, पति पत्नी के रिश्ते हो गए, व्यापारी वर्ग के जो अपने कई बार लेन देन के जो मैटर्स होते हैं, उनको आप आपस में बैठ करके अगर सुलझा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जहां कहीं भी आपने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया, आपके अच्छे भले रिश्ते जो चल रहे थे वो सब खराब हो जाएंगे। उनमें एक ऐसा जहर फैल जाएगा जो जीवन भर आपके साथ में जाएगा। उन रिश्तों के अंदर से वो जहर फिर कभी निकलेगा नहीं। इसलिए अपने मैटर्स को कोशिश करो मीडिएशन के थ्रू, नेगोशिएशन के थ्रू आप सॉल्व करें। हर मामले के लिए आप कहाँ ना जाएं, पुलिस ना जाएं, पुलिस के पास ना जाएं, थाने में ना जाएं, और अपने मैटर को क्रिमिनल तरीके का ना बनाएं, क्योंकि अल्टीमेटली होगा वही जो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन आपका टाइम, एनर्जी, पैसा, मेंटल पीस सब डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि मैटर्स को घर परिवार में बैठ करके सॉल्व करें। फिर भी नहीं होता है तो फिर एडवोकेट के पास में जाएं। वो ये आप एडवोकेट के पास में जाते भी समय आप ये देख लें कि एडवोकेट आपके रिश्ते को बचाने के लिए आपको सजेशन दे रहा है या आपके रिश्ते को बिगाड़ना चाहता है, केवल किसके लिए, पैसे के लिए। तो उस चीज़ों में आप बिल्कुल ना जाएं। परिवार को, रिश्तों को, समाज को मिल करके चलना है, ना कि हर जगह कानून को लेकर के आना है। क्योंकि कानून के साथ में जब जब आप खेलोगे या कानून आपके साथ में खेलेगा तो जीवन में आपके में भूचाल आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, आपकी मानसिक शांति नष्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।